हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रबंधन के हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के कार्य क्या क्या हैं। पहला होता है नियोजन, फिर संगठन, नियुक्तियां, नियंत्रण और निर्देशन। तो नियोजन क्या है? सामान्यतः नियोजन क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है का पूर्व में ही निर्धारण करने की प्रक्रिया को हम नियोजन कहते हैं। तो यह निर्धारण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं का पूर्व में ही निर्धारण करना है। संगठन, सेकंड नंबर पे जो प्रबंधन का जो कार्य है वो है संगठन। तो संगठन पूर्व निर्धारण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं का निर्धारण एवं वर्गीकरण करने, कार्यभार सौंपने एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करने तथा एक उपक्रम में विभागों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापना करने की प्रक्रिया को संगठन कहा जाता है। फिर है हमारा नियुक्तियां। तीसरा कार्य है प्रबंधन का नियुक्त करना। यह प्रबंधन का वह कार्य है जो मानव शक्ति से संबंधित है। इसमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, परीक्षण, विकास, मूल्यांकन, वेतन, मजदूरी, प्रशासन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि अनेक कार्यों को सम्मिलित किया जाता है और यह संगठन प्रक्रिया से प्राप्त स्थानों को भरने की एक प्रक्रिया होती है। फिर है चौथा नंबर क्या है? नियंत्रण होता है। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों एवं वांछित परिणामों के बीच अंतर को समाप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत मार्ग तय करना, वास्तविक परिणामों को प्राप्त करना, तुलनात्मक अध्ययन से विचलन तथा सुधारात्मक क्रियाओं को शामिल कर किया जाता है। और फाइनली निर्देशन। तो महर्षि के अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रबंधन अपने अधीनस्थों की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? विज्ञान ने आधुनिक विश्व को उन्नति के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। इस विज्ञान के विकास क्रम में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति में कुछ सिद्धांतों का विकास हुआ है। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन अनेक विद्वानों ने के अध्ययन, अनुसंधान और अनुभव का परिणाम है। तो इस पे काफी सारे साइंटिस्ट ने काम किया है और इन्हीं में से एक है हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण रूप से लचीले और प्रत्येक परिस्थिति में लागू करने के योग्य होने चाहिए। प्रबंध की तकनीकी का अत्यधिक विकास हुआ है तथा अनेक विद्वानों ने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। हेनरी फ्योल को प्रबंध के आधुनिक सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही प्रबंधकीय सिद्धांतों की आवश्यकता का सर्वप्रथम अनुभव किया। तो कुछ डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, प्रबंधन की परिभाषाएं हैं, जैसे कि निरीक्षण परिभाषा। इसके अनुसार प्रबंध के निरीक्षण की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें हम चीजों को देखकर, समझकर, निरीक्षण करके समस्याओं को सुलझाते हैं। मतलब कि हम एक इंस्पेक्शन करते हैं और उसको समझते हैं और उससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इस परिभाषा के अनुसार क्या है? एक प्रबंधक अपनी समस्याओं, सफलताओं तथा असफलताओं अपने प्रयासों के द्वारा इन समस्त चीजों का निरीक्षण करके प्रबंधन करता है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच, मतलब अंतरवैयक्तिक व्यवहार परिभाषा। चूंकि प्रबंधन में संगठन जो होता है व्यक्तियों के साथ तथा उनके माध्यम से कार्य करवाया जाता है, अतः इस परिभाषा के अनुसार प्रबंधन अंतरव्यक्ति संबंधों पर आधारित है। क्योंकि इसमें काफी लोग जुड़े होते हैं, दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तो इसलिए उनके इंटरपर्सनल बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह परिभाषा प्रबंधन के मानव पहलू पर अत्यधिक बल देती है। इस परिभाषा से मत रखने वाले लोग प्राथमिक रूप से व्यक्ति तथा उनके अभिप्रेरण पर बल देते हैं। फिर आता है हमारा समूह प्रक्रिया, ग्रुप बिहेवियर अप्रोच। सामान्यतया प्रबंधन का अर्थ प्रबंध अधिकारी के समूह के रूप में लिया जाता है। यह परिभाषा भी इंटरपर्सनल बिहेवियर की परिभाषा पर ही आधारित है। जब ये कहा जाता है कि संगठन या कंपनी का प्रबंधन बहुत ही कुशल है, तो यह माना जाता है कि संगठन के सभी अधिकारियों का समूह या अधिकारियों या अधीनस्थों का समूह जो इस संगठन की क्रियाओं को देखरेख कर रहा है वो बहुत ही दक्ष है, बहुत ही एफिशिएंट है।
तो ये किस पे बेस्ड है कि मतलब पूरे ग्रुप का बिहेवियर माना जाता है इसमें, कि अगर एक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अगर माना जाता है कि अगर कंपनी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसका प्रबंधन अगर बहुत ही कुशल है, तो ये माना जाएगा कि जो संगठन से जुड़े जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो उतने ही दक्ष होंगे। तो अतः प्रबंधक एक सामूहिक रूप से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। फिर हम देखते हैं प्रबंधन के निर्णयन सम्मिलित हैं, द डिसीजन थ्योरी अप्रोच। तो नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण कार्यों का निष्पादन करते समय प्रबंधकों को निर्णय लेने होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उपस्थित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं। तो काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमें डिसीजन लेना है और उस कार्य को कंप्लीट करना है। फिर गणितीय परिभाषा, इस परिभाषा के अनुसार अगर प्रबंधन को गणितीय रूप से में परिभाषित कर दिया जाए तो प्रबंधन को भली भांति चलाया जा सकता है। इसके अनुसार प्रबंधन का तात्पर्य समस्याओं को उद्देश्य के संदर्भ में विश्लेषित करना होता है। फिर है परिचालक की प्रक्रिया। यह परिभाषा सभी परिभाषाओं का मिला जुलाकर स्वरूप था। इसके अनुसार प्रबंधन में अनेक प्रकार की क्रिया कलापों का निष्पादित किया जाता है और इस परिभाषा के अनुसार प्रबंधन किसी एक रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये सभी परिभाषाओं की अच्छी बातों का एक निष्कर्ष होता है। तो देखते हैं हम प्रबंधन के हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले कार्य विभाजन या डिवीजन ऑफ वर्क। तो यह कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए योग्य नहीं होता और न ही एक व्यक्ति को अनेक कार्य करने देने से वह कार्य में दक्ष हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि कार्य का विभाजन विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाए ताकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ा जा सके। तो डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे हेनरी फ्योल का, वो क्या कहता है कि जो कार्य होता है, जो भी काम दिया गया है, तो वो इस बात पे आधारित करेगा कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति है वो उस हर काम को करने के योग्य नहीं होता। योग्य तो होता है लेकिन जो दक्षता मिलनी चाहिए हमें उस कार्य में, वो हर व्यक्ति के पास हर कार्य के लिए नहीं होती। तो जो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए निपुण है उसको वो काम दिया जाए और इस वजह से डिवीजन ऑफ वर्क किया जाए, जिसकी वजह से जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है वो बहुत ही जल्दी, तीव्रता से और टाइम से पहले हम पूरा कर सके और इसी तरीके से हमारा जो संगठन है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारे गोल्स फुलफिल हों। फिर आता है प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फेयोल के अनुसार प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो फेयोल ने क्या कहा, जो अथॉरिटी होती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जो अथॉरिटी है, प्राधिकार के अभाव में कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए उन्हें आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए। क्या कहता है ये, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जा रही है तो उसको आप अथॉरिटी भी देंगे कि आप इसमें सो एंड सो डिसीजन ले सकते हैं, ये पूरा काम आपके ऊपर ही निर्भर करता है और आप ही इसके बॉस हैं। इस तरीके से आप किसी को काम सौंपेंगे तो वो काम बहुत ही एफिशिएंसी से होगा और उस आदमी में बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि ये काम पूर्ण रूप से मुझे देखना है और जो भी इसका पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस कॉन्स जो भी होंगे वो सब मेरे से रिलेटेड होंगे। फिर है अनुशासन या फिर डिसिप्लिन। तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नीतियां, नियम, कार्यविधियां तथा निर्देशों का पालन करना पड़ता है और इसी परिस्थिति को अनुशासित कार्य की संज्ञा दी जाती है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी हमारे मोटिव्स हैं उनको जब हम पूरा करना है, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो जो भी व्यक्ति या समूह जो भी उसमें काम कर रहा है, कर्मचारी, अधिकारी सब मिलके जो भी काम कर रहे हैं, उनको कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नियम हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। जो भी प्रोसीजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसी वजह से वो सक्सेस होने वाले हैं और इस चीज को हम कहते हैं अनुशासित कार्य। तो अनुशासन एक विस्तृत शब्द है जिसमें किसी संस्था के कर्मचारियों की आज्ञाकारिता, व्यवहार तथा आदर की अभिव्यक्ति है। अनुशासन बनाए रखने के लिए
जो संस्थान है उसको हमें जो भी हमारे डिसीजन, जो भी हमारे हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए हुए हैं उनको पूरा करने में बहुत ही सहायता मिलती है। फिर आता है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। तो कार्य करने वाला व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। मतलब एक काम जो आप एक्स पर्सन को अगर कोई काम दिया गया है तो ये नहीं है कि उसको वाई जेड मिलके भी कोई अथॉरिटी कोई ऑर्डर दें या फिर उसको उसके ऊपर हुक्म चलाएं कि आपको ये भी करना है, मल्टीपल कार्य नहीं करने, मल्टीपल कार्य करवाओ लेकिन कमांड सिर्फ एक ही इंसान से मिलनी चाहिए। आदेश देने वाला अधिक होने पर अनुशासन भंग होता है, अधिकार कमजोर पड़ता है तथा श्रमिक की प्रवृत्ति काम टालने की हो जाती है। जैसे अगर उसको मल्टीपल बॉसेस काम दे रहे हैं तो उसकी एक मेंटालिटी हो जाएगी कि मैं क्या क्या काम करूं और एक टाइम में कितनों का काम करूं। तो वो साफ साफ बोलने लग जाएगा, अभी मैंने ये नहीं किया, अभी ये त्रुटि हो गई, अभी मेरे को ये नहीं मिला, अभी ये रिसोर्सेस नहीं मिला, अभी मेरे पास टाइम नहीं था, ये हो गया वो हो गया, सो तो वो 100 तरीके के बहाने बनाने लगेगा। अतः यह सिद्धांत अनेक अधिकारियों के स्थान पर एक ही अधिकारी का औचित्य मानता है। मतलब एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही अधिकारी जिसकी आपको पालना करनी है। फिर है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही प्रकार के कार्यों के लिए एक ही निर्देश तथा एक ही योजना होनी चाहिए। तो मतलब आपका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, वर्क प्रोसीजर होना चाहिए कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही काम करना है। एक काम को 4 तरीके से करने में इसमें दक्ष नहीं होगा और इससे ध्यान भी भटकेगा। तो निर्देशों की एकता से फेयोल का आशय है कि सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के एक समूह में एक निर्देश होना चाहिए। फेयोल के अनुसार संगठन के कार्य कुशलता पूर्वक संचालन के निर्देशों की एकता महत्वपूर्ण है, जबकि कर्मचारियों के कुशलता पूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए आदेश की एकता आवश्यक है। तो सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो किसी समूह में व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी अगर ग्रुप है तो उसमें जो पर्सनल किसी का वो है, पर्सनल मेरा कुछ मेरा थॉट है, उसकी जगह अगर पूरा जो मेरा ग्रुप क्या चाह रहा है, ग्रुप क्या चाहता है, तो सामूहिक हित को अधिक महत्वपूर्णता दी जाती है। तो यद्यपि व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में समन्वय रखना प्रबंधकों का प्रमुख दायित्व है, फिर भी यदि हम इन कहीं टकराव होता है तो सामूहिक हितों की रक्षार्थ व्यक्तिगत हितों को समर्पित कर देना चाहिए। हो सकता है कि भाई अगर जो इंडिविजुअल का हित है वो सही है, लेकिन अगर कोई क्लैश होता है समूह और व्यक्तिगत के जो हित हैं उनके ऊपर, तो फिर जो व्यक्तिगत हित है उसको समर्पित कर देते हैं। कर्मचारियों को पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन टू पर्सनल। तो आर्थिक पारिश्रमिक देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, सब लोग अपनी वेजेस के लिए, पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं। अतः कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पारिश्रमिक प्राप्त पर्याप्त होना चाहिए। उनको जो भी पैसा मिल रहा है उससे उनके डेली का जो भी है, उनके बेसिक जो नीड्स है वो फुलफिल होने चाहिए तथा भुगतान करने की उचित विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। जिस तरीके से आप पेमेंट करते हैं अपने कर्मचारी को, वो भी निर्धारण किया जाना चाहिए उचित विधियों के साथ। तो प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली द्वारा कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, लगन एवं क्षमता से कार्य करते हैं तथा श्रम संबंध अधिक अच्छे बने रहते हैं। फिर आता है हमारा केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन। फेयोल की मान्यता है कि किसी संस्था में प्राधिकारों का केंद्रीकरण उसी सीमा तक होना चाहिए जहां तक संभव हो और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार एवं दायित्वों में संतुलन बना रहे। केंद्रीकरण इस बात पर भी निर्भर करेगी कि संस्था की प्रकृति कैसी है और अधीनस्थों की कार्यकुशलता का स्तर क्या है। फिर है श्रेणी श्रृंखला, स्केलर चेन। श्रेणी श्रृंखला से तात्पर्य है कि किसी उपक्रम में ऊपर से नीचे तक यथा नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के मध्य संप्रेषण के उद्देश्य से संपर्क रूपी एक श्रृंखला होनी चाहिए और सभी स्तर के अधिकारियों को इसका पालन करना चाहिए। श्रेणी श्रृंखला का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इस आदेश से एकता का स्वतः ही पालन हो जाता है।
ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जो भी पदाधिकारी हैं उनके बीच में एक संप्रेषण के उद्देश्य से संपर्क रूपी एक श्रृंखला होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इससे एकता का जो यूनिटी ऑफ ऑर्डर्स होते हैं वो स्वतः ही उसका पालन हो जाएगा। फिर है व्यवस्था या ऑर्डर। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित हो तथा वह वस्तु या व्यक्ति उसी निर्धारित स्थान पर ही रहे प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत वस्तु एवं व्यक्ति दोनों की उचित व्यवस्था करना है, ताकि न्यूनतम प्रयासों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान पर कार्यरत विशिष्ट व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो व्यवस्था है वो बहुत ही सही होनी चाहिए। जो भी जगह है व्यक्ति या वस्तु के लिए वो समान अपनी जगह होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर इससे ऑर्डर बना रहेगा और इसकी वजह से जब हमें उस चीज की जरूरत होगी तो वो उस टाइम पे हमें इजीली अवेलेबल हो पाएगा। समानता या इक्विटी। प्रबंध न्यायपूर्ण व दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारियों की वफादारी एवं स्नेह को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रबंधकों द्वारा कहा गया है कि समानतापूर्ण व्यवहार कर्मचारियों में निष्ठापूर्वक व समर्पित कार्य करने की भावना को जन्म देता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। आप किसी को इक्वल बिहेवियर दे रहे हैं, आप इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सबको, कोई बॉस हो या उससे नीचे वाला सबॉर्डिनेट हो या कर्मचारी हो या सुपर हो, कोई भी हो, आप सबको बराबर का दर्जा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मोटिवेटेड रहेगा और उससे कार्य क्षमता में उसकी वृद्धि होगी। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो इस सिद्धांत के अनुसार स्थिर कार्मिक दल संस्था की पूंजी है। यदि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होगा तो कर्मचारी सेवा असुरक्षा के भय से मुक्त रहेंगे। ऐसा वातावरण में कर्मचारी सेवा का अंग बनकर लगन और निष्ठा के साथ कार्य सीखता है और अपने दायित्व के निर्वाह के लिए सजग रहता है। अगर जो भी कर्मचारी है उसको स्थिर कार्मिक है वो, तो क्या होगा, उसकी वजह से उसको असुरक्षा के बल से वो मुक्त रहेगा और ऑब्वियसली उसका जो काम करने की जो एफिशिएंसी रहेगी वो ज्यादा रहेगी। पहल इनिशिएटिव। फैल के अनुसार यदि कर्मचारी किसी अच्छी योजना को प्रस्तावित करता है तथा उसकी कार्य रूप देने की सुव्यवस्था का सुझाव देता है, तो प्रबंध को उसे मान्यता देनी चाहिए, ताकि पहले क्षमता का विकास हो सके। तो इससे क्या है, जो भी आगे होके इनिशिएटिव लेता है उसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। सहयोग की भावना, सेंस ऑफ यूनियन और ए स्पिरिट डे कॉर्प्स। यह सिद्धांत संगठन ही शक्ति है के महत्व को प्रदर्शित करता है। किसी भी उपक्रम के आधारित निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यदि विभिन्न समूह तथा समूह के सदस्यों के बीच सहयोग नहीं है तो लक्ष्य प्राप्त करना भी असंभव होगा। तो सबके बीच में यूनिटी बने रहना बहुत ही बड़ी बात होती है। और यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के सहयोगी रहें और अपने मतभेद को भुलाकर सदैव सहयोग की भावना से कार्य करें, ताकि संस्था निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। तो ये था फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।